हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग जैन 26 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आईबीएफ का केस स्टडी वन। ये रहा आपका जैन 26 का केस स्टडी। और इसका हम लोग पहला वाला करेंगे। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स होता है कि पूरा केस स्टडी हम लोग पहले नहीं पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे डायरेक्ट। और पहले आप लोग को क्या होता है ना, बहुत जन पहले एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू से चालू नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्टिव से चालू करना है। आप डिस्क्रिप्टिव देखिए, आपसे हो पा रहा है तो आप एमसीक्यू पे जाइए, क्योंकि एमसीक्यू लगभग सबका आउट ऑफ वैसे ही रहता है कि होगा नहीं होगा, वैसे ही रहता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव अगर आपका हो रहा है तो ज्यादा अच्छे है, क्योंकि 15 मार्क्स का सबसे पहले आपको तो डिस्क्रिप्टिव आना चाहिए ना। आप एमसीक्यू करने बैठ गए, एक दो तो किए, तीन एमसीक्यू गलत होने का चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आईसीआई ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मतलब है ना कि उसका दो आंसर होगा। आप अगर देखेंगे आंसर वो लोग का, तो वो दो आंसर देते हैं कितना बार, तो वो लगभग गलत ही होता है। इसलिए आपको डिस्क्रिप्टिव से हमेशा चालू करना है। तो अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में 15 में से अगर 13 या 10 भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो उसके बाद आप एमसीक्यू में जाइए। ठीक है। और सबसे पहला केस स्टडी का सारा मतलब जो भी आप केस स्टडी चुनेंगे, पहला तो यहाँ ये कंपल्सरी नहीं होता है करना। आप जो भी केस स्टडी करेंगे उसका, तो पहला केस स्टडी जो भी होना चाहिए उसका पूरा 15 का 15 मार्क्स में, तो 13 मार्क्स कम से कम आपको आना चाहिए, पूरा आना चाहिए, वैसे ही पहले चुनिएगा। लेकिन बहुत जन ये भी बोलते हैं कि एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, कि आपको तो मेन कि मतलब कि कौन सा केस स्टडी हम सॉल्व करने बैठे, मतलब कि ऐसा थोड़ी ना कि हम 5 केस स्टडी पढ़ लेंगे फिर हमको लगा कि ये वाला इम्पोर्टेंट है। आप तो मतलब 15 मिनट का रीडिंग टाइम होगा, रीडिंग टाइम से ही चालू कर देंगे केस स्टडी सॉल्व करना। पहला से ही चालू कर दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप क्या करिएगा, डिस्क्रिप्टिव में आइएगा। यहाँ पर जैसे ही देखिए हम पहला दिखाते हैं, आप एक दो मेरे साथ सॉल्व करिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला यहाँ पर है, इन योर ओपिनियन वेदर द डिपार्टमेंट कैन इशू सो कॉस्ट नोटिस when tax interest penalty has been paid. But further, when the company has deposited the required penalty or not, what is the legal remedy available to RCL? Support your answer, quoting the legal provision. तो इसमें आपको ये समझ में आ गया है कि ये टैक्स का क्वेश्चन है। अब टैक्स में आपको जीएसटी है कि क्या है, मतलब इनकम टैक्स है कि जीएसटी है, वो मेन है। तो इनकम टैक्स है कि जीएसटी, इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा रेलिवेंट केस स्टडी के लिए। हाँ, इतना तो करना पड़ेगा कि जाना तो पड़ेगा। तो आप पूरा खोजने मत बैठ जाइए, आप देखिए कि क्या बोल रहा है। डिपार्टमेंट का है और आरईसीएल का बात है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे नीचे कहीं, देखते हैं डिपार्टमेंट का कुछ बोल रहा है क्या। जीएसटी ये रहा। ये देखिए शो कॉस्ट नोटिस, ये देखिए शो कॉस्ट नोटिस का बात किया जा रहा है इधर। शो कॉस्ट नोटिस और पेनल्टी वगैरह का, इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह का बात कर रहा है, तो मतलब जीएसटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि क्या क्या है क्वेश्चन। जीएसटी का क्वेश्चन हो गया ये हो गया है आपका स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग एनसीएलटी, मतलब लॉ का क्वेश्चन है। इतना तो आपको समझ में आएगा ही। आप लॉ तो पढ़ेंगे ही, रिवाइज तो करेंगे ही, तो ये आपको इतना से भी समझ में आ जाएगा कि ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है, वो वाला चैप्टर का है। तो वो वाला चैप्टर का है, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्या है, एफएम का क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल रहा है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, वोल्टाइल ग्रोथ मॉडल। कोई भी सी फाइनल का आदमी आदमी बोल देगा कि ये एएफएम का क्वेश्चन है। तो आपका एक हो गया जीएसटी, एक लॉ और एक एएफएम। ठीक है। ठीक है। तो इसमें हमको तो जैसे कि मेरा है कि हाँ हम सॉल्व कर पाएंगे, तो हम यहीं से करना चालू कर देंगे। इसी तो है, मतलब जीएसटी हमको आता है, लॉ का देख के रेलेवेंट लिखना है, और एएफएम का तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ये सब तो इजी है। फॉरेक्स का क्वेश्चन होता है, वो जो करेंसी ऑप्शन होता है वो सब थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ये सब तो इजी है। तो शुरुआत से चालू करते हैं हम लोग इनकम टैक्स नोटिस वाला। ठीक है, इतना आप आइडेंटिफाई कर लिया, चलिए चालू करिए। टाइम वेस्ट मत करिएगा पूरा पढ़ पढ़ा के। यहाँ पर देखिए SQC 1 ये सब बोल रहा है, ये सब हम लोग के लिए मैटर नहीं करता है अभी फिलहाल के लिए। इसमें देखेंगे कि क्या है कि नहीं एमसीक्यू में। यहाँ देखिए, यहाँ जीएसटी का बात होना चालू की है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट वगैरह से। तो यहाँ से पढ़ते हैं कि on यहाँ से पढ़ लेते हैं। CAS informs that CAL is the internal auditor of the company on perusal of internal audit report. CAS observed that the internal auditor has pointed out some GST issue, whereas GST issue on invoices raised to some of the related party has not been paid as per the rates applicable. ये सब खाली पढ़ के निकालिए जल्दी जल्दी। आफ्टर गोइंग, जहाँ आपको नंबर दिखेगा या फिर थोड़ा इंपॉर्टेंट दिखेगा वहां पर रुकिएगा। आफ्टर गोइंग थ्रू द डिटेल्स ऑफ जीएसटी
issue, it was observed that the RECL supplied multiple goods with different rates, but GST rate applicable on items carrying low rate has been applied. Lowest rate has been applied on the entire invoice amount. हाँ ये तो गलत है. With this deficiency, all the GST returns, GSTR 1 and 3 for the concerned has been filed. Department identified the misrepresentation of fact. मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, यहाँ आपको क्लिक करना चाहिए कि मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट मतलब होता है सेक्शन 74 में ही जाएंगे हम लोग, सेक्शन 74 ए में, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन वाला फ्रॉड का तरफ चलिए, क्योंकि फ्रॉड का एक ही होता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन हो. अगर आपका और इरोनियस है या फिर चार कंडीशन जो होता है, अगर उसका अंडर है तो बिना फ्रॉड का मिल जाता है, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन पूरा फ्रॉड में जाता है. तो क्या किया है, एंड प्रॉपर ऑफिसर बिफोर सर्विंग शो कॉस्ट नोटिस, बिफोर सर्विंग ये सब थोड़ा हाईलाइट करिएगा, मतलब एग्जाम में एक गोला मार दीजिएगा जब आप पढ़े बिफोर, नहीं तो क्लिक नहीं करेगा उस समय. communicated the details of the tax paid 10 lakh along with the interest and penalty to RECL. ठीक है, 10 लाख को बोला कि इतना टैक्स नॉट पेड है. मैनेजमेंट हाउएवर आफ्टर वेरीफाइंग द अमाउंट पेड 8 लाख along with interest and penalty amounting to 80,000. In view of the management, department now cannot issue SCN under the GST provision. However, to its surprise, SCN was issued even after the prevent of tax. हाँ तो करेगा ही ना. हाँ तो यहाँ चलते हैं हम लोग. In your opinion, whether the department can issue show cause notice when tax interest penalty has been paid, further when the company has deposited the required penalty amount or not? What is the legal remedy available to RESL? Support your answer quoting relevant provision. तो अब इसके लिए आपको आना है, फटाक से जीएसटी का बुक उठाइएगा. अगर आपको जीएसटी अच्छा से याद है तो आपको आने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, जैसा मुझे तो जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपके लिए आऊँगा कि जाएंगे हम लोग जीएसटी का. मेरे पास देखिए विशाल भट्टाड़ का चैट बुक है, हम उससे ही रेफर करते हैं. आपके पास जो टीचर का है वहाँ पर अपील चैप्टर में आ जाइए, क्योंकि आप लोग आईसीएम एट तो रेफर करेंगे नहीं, इसके लिए मुझे जहाँ तक पता है. आईसीएम एट भी रेफर कर रहे हैं तो आईसीएम एट में आ जाइए, जहाँ पर अपील वो मतलब डिमांड एंड रिकवरी का है 74, डिमांड एंड रिकवरी 74. ये देखिए, इनका चार्ट में हम बता दे रहे हैं कि ये है बिफोर फ्रॉड, ये वाला सेक्शन बिफोर फ्रॉड है, और ये वाला सेक्शन आफ्टर फ्रॉड है, ये वाला. तो हम यहाँ पर आफ्टर फ्रॉड में जाते हैं. ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, रीजन ऑफ फ्रॉड है, ये है पेनल्टी अवेलेबल पेबल 100% ऑफ टैक्स, 100%. ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, इफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इज पेड वॉलेंट्री बिफोर एसटीएन, बिफोर एसटीएन हम लोग का केस है, पेनल्टी कितना होगा 15% ऑफ टैक्स. ठीक है, और क्या लिखा है, पीओ शैल नॉट शैल इशू इनवॉइस इफ अमाउंट पेड फॉल्स थॉट. हम लोग का थॉट फॉल हो रहा था, तो प्रॉपर ऑफिसर ठीक था कि वो ये नोटिस इशू किया, बाकी के लिए फोकस नोटिस. जो अमाउंट हम लोग पे कर दिए और इंटीमेट कर दिए, उसके लिए ऑफिसर ये नहीं कर सकता है, उसके लिए ऑफिसर एससीएन इशू नहीं कर सकते हैं, पर जो अमाउंट स्पॉट पेड है उसके लिए कर सकते हैं. तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 लाख का हम लोग ने पेमेंट किया, लेकिन 2 लाख का पेमेंट नहीं किया, तो उसके लिए ऑफिसर एससीएन इशू कर सकते हैं. और क्या पूछा था हम लोग से, पेनल्टी का पूछा था ना कि पेनल्टी कितना स्पॉट पेड है. देखिए 10 लाख का ये 8 लाख का हम लोग ने एक्सेप्ट किया ना, तो 8 लाख का 15% करिएगा तो कुछ आएगा, कितना आएगा 8 लाख का 15%. क्या टाइम लगता है, 8 लाख का. हाँ तो हम लोग कहाँ थे कि हम लोग को पूछा गया था कि कितना स्पॉट पेमेंट हुआ है, तो स्पॉट पेमेंट हम लोग का कितना हुआ था कि 1,20,000 पेमेंट करना था 10 लाख का. अच्छा 8 लाख का 15% 120, लेकिन हम लोग ने पेमेंट किया पेनल्टी का 80,000, तो 40,000 का शॉर्ट पेमेंट हुआ था. तो शॉर्ट पेमेंट का वो का नोटिस इशू कर सकते हैं. और हम लोग ने क्या पूछा है कि रेमेडी क्या अवेलेबल है हम लोग के पास, रेमेडी क्या अवेलेबल है, तो सबसे पहला एक बार देख लेते हैं हम लोग कि डिपार्टमेंट कितना का कर सकता है, कि 2 लाख का इंटरेस्ट जो हम लोग पेमेंट नहीं किया, सॉरी टैक्स अमाउंट जो पेमेंट नहीं किया उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी उसके लिए इशू कर सकते हैं एसटीएन. और हम लोग कितना शॉर्ट पेमेंट किए पेनल्टी का 40,000.
और लास्ट में क्या रेमेडी अवेलेबल है, तो वो आप जाइएगा अपना बुक में, वहां पर लिखा ही होगा कि क्या रेमेडी अवेलेबल है, कि एससीएन अगर इशू हो गया तो विद इन 60 डेज आप एनसीएन इशू का 25% दे दीजिए पेनल्टी के साथ। मतलब टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी का 25%, पेनल्टी का 25। और अगर डिमांड ऑर्डर आ गया है तो पेनल्टी का 50% आपको देना होगा। आप ये पूरा लिख दीजिए कि रेमेडी ये अवेलेबल है। और अगर आप नहीं करते तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर नहीं करते हैं तो 100% मिला के लिख दीजिए, मतलब कि एक एक करके नहीं लिखना होगा, मिला के लिख दीजिए। तो अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं। हाँ जी, ये रहा। देखिए पहला क्या है कि 15% टैक्स पेमेंट करना चाहिए। कि शॉर्ट जो शो कॉस्ट नोटिस है 8 लाख का नहीं कर सकता उससे, लेकिन 2 लाख जो शॉर्ट पेमेंट है उसके लिए एससीएन इशू कर सकता है। और हम लोग को कितना पेमेंट करना था, 15% 120, लेकिन हम लोग ने 10% किया तो 40,000 का शॉर्ट पेमेंट है जो मैंने आपको बताया। और क्या है कि 25% आप पेमेंट कर दीजिए वही 60 डेज में, और 50% कर दीजिए डिमांड ऑर्डर का। वही आंसर है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका क्या है कि आरईएसएल का एक्विजिशन ऑफ टीसीएल स्ट्रक्चर्ड एज अ थीम ऑफ, ये आपको समझ में आ गया कि लॉ का है। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो आप लिख लीजिए, लॉ है साइड में। स्ट्रक्चर्ड एज अ थीम ऑफ अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग एनसीएलटी, व्हाट स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय एनसीएलटी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि थीम ऑफ अरेंजमेंट, तो ये आपका अरेंजमेंट चैप्टर का है। और पूछ रहा है कि क्या सर्टिफिकेशन वगैरह ऑडिटर का लेना होगा। अगर हम लोग इसका रेलेवेंट केस स्टडी में आते हैं तो ये रेलेवेंट केस स्टडी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए। इन अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजी टू गेन अ कम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू टेक्नोलॉजी, आरईएसएल मेजर एक्विजिशन द टेक ओवर ऑफ टीसीएल। खाली इतना ही है, और कुछ एएफएम का लिखा है नीचे। तो अब हम लोग चलते हैं कॉम्प्रोमाइज एमेलगमेशन एंड अरेंजमेंट चैप्टर पे। उसका पहले हम लोग इंडेक्स देखते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग लॉ 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 है ना। हाँ, तो इसका हम लोग इंडेक्स देखते हैं सबसे पहले। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड एवेल्युएशन चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 है ना। तो चैप्टर नंबर 5, ये देखिए। अब हम लोग को देखना है एनसीएलटी का बात किया हुआ था कि एनसीएलटी का थ्रू हो रहा है। तो एनसीएलटी ट्रिब्यूनल देख लीजिए। हाँ, ये रहा, ये देखिए, ये रहा। बाइंडिंग ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल पर्टिकुलर स्टेटेड इन द ऑर्डर। तो हम लोग वहां चलते हैं, चलिए। तो ये मैंने चालू कर लिया, ये देखिए। ये बाइंडिंग ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, उसमें चालू है। ये बाइंडिंग ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन था एनसीएलटी का। तो सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर, आपको वही ढूंढना है लाइन सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर का। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मीटिंग हेल्ड मेजोरिटी ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटेड। ये तो मीटिंग का है, तो ये काफी ये नहीं है, ये हम लोग का नहीं है। एंड ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल, namely whether the compromise or arrangement provides for conversion of preference share नहीं, protection नहीं, variation नहीं, compromise is agreed to by creditor नहीं, any other matter नहीं, provided that no compromise or arrangement shall be sanctioned by the tribunal unless a certificate by the company's auditor has been filed with the tribunal to the effect that the accounting treatment, if any, proposed under the compromise or arrangement is in conformity with the अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड अंडर 133। और हम लोग को क्या पूछा था, हम लोग को पूछा भी तो वही था कि थीम ऑफ अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग एनसीएलटी, व्हाट स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय द एनसीएलटी अंडर द कंपनी एक्ट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो क्या सर्टिफिकेशन है, आपको यही पूरा लिखना है कि ये सर्टिफिकेशन चाहिए होगा कि एनसीएलटी बिना सर्टिफिकेट है नहीं ऑर्डर पास कर पाएगा, तो वही आपको पूरा लिखना है। अब आप क्या करिएगा, पूरा लिख मत दीजिएगा, जितना आपको बोला है, भले ही कितना मार्क्स है, 4 मार्क्स है, तो आप 4 मार्क्स के लिए भी इतना से ही लिखिए। बहुत जन होता है पूरा लिख देते हैं कि डर के मारे कि ये भी लिख देते हैं। यहाँ पर आपको कहीं बोला था आपका प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी में, ये वो नहीं बोला था ना, तो आप क्यों लिखने जाइएगा, टाइम नहीं है उतना। जितना बोला है उतना ही लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, proviso provides that a certificate whether it to be filed with the tribunal 133, ठीक है। NCLT has obtained the certificate from the statutory auditor of REL Limited। बस इतना सा लिखना था।
और आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। सोचिए, एक इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे, ऊपर 4 मार्क्स मिलेगा, इतना लिखने का 4 मार्क्स मिलेगा। तो लॉ देख के, लॉ और कॉस देख के हटा में दीजिए। हो सकता है कि छोटा सा होगा। लॉ का आंसर डायरेक्ट होता है। अगला में चलते हैं। क्या है? टीचिंग अचीविंग टीसीएल अपॉर्चुनिटी केई मतलब दिया हो 15%। और आई समथिंग हेयर टुडे पूछा है, पीओ निकालना है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और वाटर ग्रोथ मॉडल। ठीक है, चलिए। एफएम को हम लोग आइडेंटिफाई किए थे। आप क्या करिएगा ना, एग्जाम में हम आपको एक टिप देते हैं कि एग्जाम में छोड़िए, लास्ट में देंगे, लास्ट में देंगे कि आपका यहाँ डायरेक्टर है, यहाँ पर है, ये फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 70% ऑफ द ऑफ प्रॉफिट रिफ्लेक्टिंग स्ट्रेटेजी। हाँ ठीक है, उतना हमको जरूरत नहीं है। रिटेनिंग कितना रिटेन कर रहा है? 70%। और एक देखे थे हम लोग, ये रहा। हाँ, अलग अलग दे सकते हैं, इसी पैराग्राफ में होगा वैसा, बात नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीसीएल का करंट बुक वैल्यू है 400 रुपीज पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी है 12%। तो इसका अब हम लोग को निकालना है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से पी जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता ही होगा। आप एएफएम का एग्जाम देके आ रहे हैं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला शीट में अपना देखिए। P0 = D1/KE - C होता है। तो आपको डिविडेंड यहाँ से पता चल जाएगा। ये देखिए, डिविडेंड बुक वैल्यू दिया हुआ है, आपको आरओई दिया हुआ है, पे आउट दिया हुआ है 70%। तो क्या बोलते हैं, रिटेन दिया हुआ है 70%, पे आउट कितना होगा? 30%। और ये ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? बीवीपीएस इंटू आरओई, बुक वैल्यू पर शेयर इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी, ये आपको पता ही होगा। ये एएफएम का मैट में एक सम्स भी है ये वाला पे। तो आपका फॉर्मूला शीट में होगा, ही फॉर्मूला शीट लेके जाइएगा एएफएम का एग्जाम देते समय। ईपीएस इक्वल टू बीवीपीएस इंटू आरओई। ईपीएस निकल गया, ईपीएस निकल गया तो हमको पता चल जाएगा कि इतना हम डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, 14.40 पता चल गया। जी क्या होता है? बी इंटू आर मतलब रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटेंशन रेशियो कितना है? आपका 70%। और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 12%। तो 12% इंटू 70% हो गया 8.4। बस फॉर्मूला में पुट करिए, 14.4 आ गया डिविडेंड पर शेयर। अब आपका ये हो सकता है कि ये करंट है कि नेक्स्ट ईयर है कि क्या है, तो आप अपना हिसाब से करके जाइए और अज्यूम लिख दीजिएगा, अज्यूम इट इज फॉर नेक्स्ट ईयर या फिर करंट ईयर, जैसा भी आपका मन है। ठीक है, ये लोग जैसे अज्यूम किया नेक्स्ट ईयर का है, ठीक है, तो डिवाइड बाई KE - C। अज्यूम का असम्पशन लिख दीजिए, कहीं से मार्क्स नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए, ये लोग दिया भी है कि अगर आप assume, मतलब कि करंट ईयर का कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ उसमें बढ़ जाएगा, वैसे भी करके किया है। और वॉल्टर मॉडल का क्या है? D+E - 3 इंटू R/K डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई के। तो आपके पास सब कुछ तो है, आपको कुछ ही जरूरत नहीं है निकालने का। और 14.40 वहीं पर, यहाँ पर भी असम्पशन लिख दीजिएगा और वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, ये तो आपका इजी है, तो 15 मार्क्स आपका कंफर्म हो गया। हमको तो नहीं लगता इसमें आपको 15 में 13 से नीचे मिलना चाहिए, इजी था ये पहला वाला। हम लोग एमसीक्यू पे आते हैं। एमसीक्यू देखिए, आप अपना ऊपर ये रखिएगा कि इसमें ऐसे दो आंसर देता है, ठीक है। लगभग हर एक एमसीक्यू में, लगभग नहीं मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, देता है एमसीक्यू में दो आंसर देता रहता है। तो आपको रहना चाहिए कि एमसीक्यू में ना अटक मत जाइएगा, हम वो बोल रहे हैं, अटक मत जाइएगा, आप करते रहिए। ठीक है, आपको लग रहा है इसका दो आंसर हो सकता है आपका राइट हो कि दो आंसर हो गए। अभी हम आपको ये पहला वाला कराएंगे ना, इसमें दो आंसर है, हो सकता है कि आपको लग रहा हो, लेकिन हो सकता है, मतलब आप अटक जाएंगे ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप बढ़ते जाइए, 2 मार्क्स के लिए आप बैठिए मत, हम वही बोल रहे हैं। ठीक है, अब पहला वाला करते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द करेक्ट कंप्लाइंस स्टेप रिक्वायर्ड pertaining to appointment of Mr. P and Mr. 2 under the Companies Act 2013। तो मिस्टर पी एंड पी पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, वहाँ पर पहला तो बेकार ही रहता है, सेकंड वाला थर्ड डायरेक्टर आइए। Directors including Board of Directors of RESL comprising 14 directors, including both executive and non-executive members. Currently, RESL AOA permits maximum strength of 15 डायरेक्टर। आपको अगर पता होगा तो 15 ही डायरेक्टर कंपनी अपॉइंट कर सकता है रिकॉग्नाइजिंग। अगर ज्यादा करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए। इतना अगर आप बेसिक लॉ का मैराथन देख रहे हैं तो उतना भी आपको पता ही रहेगा, ये सब क्या। ये रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर डाइवर्स एक्सपर्टीज टू ओवरसी इट्स कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर।
SL operational efficiency and stringent and figures, the BOD plans to induct two new misaligned character, Mr. P and Mr. Q, subject to necessary approval. तो ये 14 है, ये दो और अपॉइंट करना चाह रहा है, तो इसलिए 15 से ज्यादा हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए, ऑल्टर द ए बाय OR ordinary resolution, alter the A by passing a special resolution, pass a special resolution, he pass an ordinary resolution in the general meeting by ROC approval। अब आपको सपोज नहीं पता है कि क्या है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का पहला, तो इसको ये देख के तो समझ में आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है। तब चलते हैं हम लोग चीज पे, ये कितना चीज है, हाँ लॉ का ही है, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, इंट्रोडक्शन डायरेक्टर, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नंबर ऑफ डायरेक्टर, ये रहा नंबर ऑफ डायरेक्टर। नंबर ऑफ डायरेक्टर हम लोग चलते हैं पेज 1.3, यू कैन फिर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन 1.3 क्या लिखा है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। आपको मिनिमम पूछा नहीं है, मैक्सिमम पूछा है, जितना पूछा है उसमें ध्यान दीजिएगा, ऊपर ये सब में टाइम मिक्स होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15। नोट, इफ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर इट कैन अपॉइंट बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट डायरेक्टर, आगे कुछ काम करेंगे, आगे भी थोड़ा देखा करिएगा, ठीक है, हो सकता है कि कुछ आपके रिलेवेंट लिखा हो। तो अब हम लोग चलते हैं यहीं पर। तो SR पास करना होगा, OR का ऑप्शन कैंसिल हो गया, OR का है ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, ROC अप्रूवल वगैरह। क्या पूछा था, नॉट द करेक्ट कंप्लाइंस स्टेप, तो ये दो हमको तो करेक्ट लग रहा है। पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑल्टर द AOA बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन ICA का यहाँ मानना है कि AOA को ऑल्टर नहीं करना होगा, जबकि आपको अगर कुछ भी करना होगा तो AOA को ऑल्टर करना होता है, लेकिन ICA का मानना है कि नहीं करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप आते भी है, तो पहला ऑप्शन आपका 1 2 3 ये तो गलती है, क्योंकि 2 3 में तो कोई एक राइट था। 2 और 3 ये भी गलत है, क्योंकि 2 और 3 ही तो राइट है। 1 2 एंड 4, 1 3 एंड 4, सी और डी का ऑप्शन देखिए, 1 2 एंड 4, 1 3 एंड 4। तो 1 2 एंड 4 मतलब कि ये राइट है, 3 गलत है, यही आंसर है, क्योंकि आपका नहीं, एक सेकंड, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ मुझे लगा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मेरा हार्ट अटैक आ गया था। अच्छा भाई रिकॉर्ड हो रहा था, हम तो सच में हार्ट अटैक, हम वही देख रहे थे रिकॉर्ड हो रहा था ना, ठीक है, क्योंकि इतना बोलना बाकी। ठीक है, अब करते हैं हम लोग। हाँ क्या बोल रहे थे हम, हाँ कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि यही वाला आईसीआई माना है कि ठीक है, ये जबकि ये वाला भी ठीक था लेकिन आईसीआई नहीं माना है, तो क्या गलत है, 1 2 एंड 4, तो 1 2 एंड 4 ये ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आप टिक मारिए, क्योंकि गलत ही आपको पहचान ने बोला था, तो ये है। आगे बढ़िए। अब बहुत जन का यहाँ गलत हो सकता है, कोई 1 3 एंड 4 मार के आ सकता है, लेकिन 1 3 एंड 4 आपको मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं पर भी लिखा नहीं था कि वे को ऑल्टर करना होगा वगैरह। तो अगर आप नॉर्मल बुद्धि भी लगाते हैं तो आप यही मार्क करके आइएगा, मतलब कि ये राइट है, तो ये तीनों गलत है, ठीक है। आप सेकंड वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग परमिटेड फॉर ये विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हिज ऑब्जेक्टिविटी। ये ये देखिए, ये यहाँ पर आपको आंख में दिखना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से दिखना चाहिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एच के एन एस आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ आरईसीएल, ठीक है, एज अ लिस्टेड एंटिटी द ऑडिट एंगेजमेंट सब्जेक्ट टू रिगोरस क्वालिटी। आपको ईयर वगैरह नहीं पूछा, इसमें आप उतना ध्यान मत दीजिएगा ईयर वगैरह पे, मतलब जल्दी बढ़िए। द एंगेजमेंट पार्टनर सीएएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल क्वालिटी प्रोसीड्यूर एप्लीकेबल टू द ऑडिट ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ RESL revenue recognition for policy for complex materials, ठीक है ठीक है ठीक है। She has decided to consult the EQCR CAS on this matter. Also, CAS inquired from CAA as to whether the internal audit reports have been reviewed or not. CAS informs that CAL is the internal auditor of the company। ये तो अब GHC का चालू हो गया, हम लोग कर ही चुके। CAS EQCR है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। EQCR ऑडिट का पहला चैप्टर होता है, आपको बताइए। चलिए अब आपको
ऑडिट का पहला चैप्टर पे लेके जाते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परमिटेड फॉर हियर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टू मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी। कौन कौन सा वो कर सकते हैं? रिव्यूइंग द ऑडिट, ईक्यूसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो उसमें रिव्यूअर जो भी, तो रिव्यू ही तो मेन होता है, तो रिव्यू का काम वो करेगा ही। रिव्यू द ऑडिट प्लान एंड डिटरमाइन मटेरियलिटी लेवल, हाँ करेगा ही। कंसल्टिंग विद द एंगेजमेंट पार्टनर, हाँ सॉरी, डिस्टर्बेंस, हाँ हाँ। हाँ तो रिव्यू द, चालू हो गया ना सही। हाँ, रिव्यू द ऑडिट प्लान एंड डिटरमाइन मटेरियलिटी लेवल, ये तो राइट ही है। कंसल्टिंग विद द एंगेजमेंट पार्टनर ऑन अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग कंक्लूजन, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन द एंगेजमेंट एंड मेकिंग डिसीजन, ये तो ऑफ कोर्स नॉट, ये तो कोई भी बता देगा कि ये 3 नंबर गलत है। तो क्या पूछा था, क्या परमिट है? रिव्यूइंग द नेचर एंड रिव्यूइंग तो ठीक ही है। कंसल्टिंग विद द एंगेजमेंट पार्टनर, हाँ कंसल्ट वगैरह करते ही है। तो आपका क्या राइट है? 1 2 एंड 4 ऐसा ऑप्शन है, हाँ है 1 2 एंड 4, वाह। तो आप ये मार्क करके आगे बढ़िए। आप देखने मत जाइए कि क्या राइट है, कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। आप फटाक से आपको जो लग रहा है देखिए और राइट पे आगे बढ़िए। ये देखिए ऑप्शन सी 1 2 एंड 4, ठीक है। वेस्ट मत करिएगा टाइम, कि हम बुक खोलते हैं, बुक खोलने में भी बहुत टाइम लगता है, खोजने में भी बहुत टाइम लगता है, पढ़ने पढ़ने बैठे जाएंगे आप, बहुत टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अप्रोच सजेस्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट और टू सीएफओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज लिमिटिंग फैक्टर बाय एलोकेटिंग रिसोर्स। अब आपको सोचना है कि ये कौन सा ये है। केस स्टडी में जाकर फायदा नहीं है, केस स्टडी का यहीं पर आंसर है। तो सोचना है कि क्या है, लॉ का है नहीं, फाइनेंस वगैरह का बात हो रहा है। फाइनेंस वगैरह का कहाँ बात होता है? एएफएम में, कॉर्ट्स में बात नहीं होता उतना। तो एएफएम में चलते हैं हम लोग। एएफएम में भी आप सोच रहे हैं कि कौन सा चैप्टर का है ये वाला, थोड़ा क्या बोलेंगे। अगर आप पहला चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं, क्योंकि आप थ्योरी तो पढ़ेंगे, आप पहले चैप्टर तो पढ़ेंगे, हाँ पहला चैप्टर में है कि क्या क्या लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, ये है पहला चैप्टर भी, अगर आप एएफएम का थ्योरी पढ़े हैं तो हम एएफएम का इसमें चलते हैं थ्योरी। चलिए आईसीआई का वेबसाइट में देखते हैं इसको। तो एएफएम का पहला ही चैप्टर है, ठीक है, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। उसमें उसमें क्या पूछा है? लिमिटिंग फैक्टर, क्या क्या लिमिटिंग फैक्टर है। 1.2 से चालू की है। टाइम जा रहा है, पॉज कर दो। मैंने पॉज कर दिया था कि आप लोग का टाइम नहीं मिले लोड होने में, लोड होने में टाइम लगा था। तो फाइनेंशियल पॉलिसी, ठीक है, आपको देखना है लिमिटिंग फैक्टर। अगर आप पढ़े होंगे अच्छा से तो रहता है कि वहां पर कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, द लिमिटिंग फैक्टर खोजिए, वर्ड खोजिए, वर्ड खोजिए, इतना मत खोजिए करने। वर्ड खोजिए, द सेटिस्फैक्शन ऑफ द इंटरेस्ट वुड बी, ये देखिए लिमिटिंग फैक्टर हमको देखिए क्या बोल रहे हैं। The satisfaction of the interest of the shareholders would be perceived as means to end, namely maximization of shareholders' wealth, since capital is the limiting factor. So capital limiting factor है। तो कैपिटल अवेलेबिलिटी लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, क्या लिमिटिंग फैक्टर नहीं है? तो क्या नहीं है? मोड ऑफ फाइनेंसिंग, बेस्ट इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर अर्निंग। तो 1 3 एंड 4, ए 1.3 का ए, 1.3 का ए आंसर होगा, ठीक है। आप ऐसे, अगर ये किसी को पता ही नहीं होगा कि कौन सा चैप्टर का है, अगर वो एएफएम का थ्योरी उतना अच्छा से पढ़ा नहीं होगा, तो अब आपको सोचना होगा कि क्या होगा। वो आप किसी से पूछ लीजिए, अगर पूछने का इजाजत है तो, मतलब आपका वैसा इन्वायरमेंट है तो, नहीं तो फिर आप भगवान का नाम लेके कुछ भी माफ करिए, और क्या ही बोलेंगे। क्योंकि वहां पर स्पेसिफिकली लिखा नहीं था कि लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है, तो जो है तो है। अब क्या है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये आईसीए का गलत है। आप कोई भी जाके पूछ लीजिएगा कोई भी टीचर से, ये आईसीए का थोड़ा गलत क्वेश्चन है। तो इसमें आईसीए ने ग्रेस मार्क्स दिया था पिछला टर्म में। तो ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, इसका आंसर है 17.24, जबकि सबका आंसर आ रहा था 54.03 लगभग। तो ये वाला क्वेश्चन गलत है। 1.4 करके फायदा है नहीं, क्योंकि आधा अधूरा क्वेश्चन है और आंसर भी गलत है। तो ठीक है, 1.5 में बढ़िए। एक का ग्रेस मार्क्स दिया था इसने, 1.5 में बढ़ते हैं। 1.5 में क्या था?
कि जीएसटी का रेट, एबीसी लिमिटेड, पेनल्टी, प्लेस ऑफ सप्लाई, और ये सब। ठीक है। तो जीएसटी रेट, ये रहा रेट बदल रहा है, ये देखिए 12 to 18 होगा। आरईएसएल फाइनल इन अप्रैल 2025, यहाँ डेट इंपॉर्टेंट है। आरईएसएल फाइनलाइज द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ओवरहॉलिंग ऑफ सोलर पैनल which ABC Limited are registered person under GST. The service was fully provided on 20/7/25। ठीक है, सप्लाई हो गया है आपका 27/2025। पेमेंट ऑफ 10 लाख वॉज रिसीव्ड ऑन 15। अच्छा, पेमेंट है, ये क्या है? गुड्स सर्विस, सर्विस है, सर्विस है। ठीक है, तो हम लोग लेंगे 15/7/2025 को पेमेंट आ गया है, मतलब रिसीव तो हो गया है। इनवॉइस इशू हुआ है 2022 को। मतलब क्या हुआ है, सप्लाई पहले हो गया है, सप्लाई पहले हो गया है, रिसीव्ड भी पहले हो गया, इनवॉइस बाद में इशू हुआ है। और जीएसटी रेट चेंजेस फ्रॉम 12 to 18% फ्रॉम 21/7/25। तो सप्लाई हम लोग का पहले हो चुका है। अगर हम लोग का सप्लाई, अगर आप जाएंगे, अगर आपको याद नहीं है तो आप अपना जो भी टीचर का चार्ट है उसमें चल जाइए, या फिर मेरा, तो हम अपने टीचर का चार्ट में चाहते हैं। मेरा हमको इनका चार्ट बहुत अच्छा लगता है, सच बोले तो बहुत अच्छा लगता है, कि हमको कहीं कुछ खोजना ही नहीं पड़ेगा। टाइम ऑफ सप्लाई 23, ये रहा। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, ये देखिए क्या बोल रहा है कि अगर सप्लाई बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, सप्लाई पहले हो गया था ना हम लोग का, 20 को हो गया था, और रेट कितना तारीख को बदला, ये देखिए हम लोग का 20 को सप्लाई हो गया था और रेट बदला था 21/7/25 को। तो क्या बोलेगा, टीओएस इन डेट ऑफ इनवॉइस और रिसीप्ट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस 22, रिसीप्ट 15, कब होगा हम लोग का 15, अर्लियर हुआ ना। चलिए चलते हैं। तो हम लोग पर डेट नहीं पूछा है, क्या पूछा है ये। हाँ, तो 15% हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई हम लोग का पहले हुआ है। तो हम लोग का ये हो जाएगा, जैसे कि पहले का ये हो जाएगा, पहले का रेट लगेगा। तो 18 तो कट गया पहला, और लास्ट वाला ऑप्शन कट गया, ये दोनों ऑप्शन बचा 12%, 12%। अब पूछा है प्लेस ऑफ सप्लाई, कुछ एफजी इंडस्ट्रीज का प्लेस ऑफ सप्लाई, आगे पढ़ते हैं। Besides the RESL received an order through Triton for supply of components to FG Industries and an unregistered person. Unregistered person. अच्छा. Under GST and located in Rohtak, Haryana. FG Industries instructed RESL to provide the components to VC Industries. मतलब जो रेसिपिएंट है वो बोल रहा है कि वीसी इंडस्ट्रीज को कर दो, बिल टू शिप टू में चली गई है। अच्छा, ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाइल रेटिंग एंड इनवॉइसेस कंसीडर रोहतक एज प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर जीएसटी चार्ज एंड रिकॉर्डेड डिलीवरी एड्रेस ऑफ जलंधर, पंजाब। चलते हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई सेंटर में। प्लेस ऑफ सप्लाई तो आपको जाना ही पड़ेगा, बहुत जन को याद नहीं रहता है। और आप चल भी जाइए, अगर आपको याद भी है तब भी चल जाइए। प्लेस ऑफ सप्लाई में बहुत ये होता है, और प्लेस ऑफ सप्लाई का हर बार क्वेश्चन आएगा, 4 या 5 मार्क्स का। हम लोग का टाइम में 26 में भी आया था। जाना पड़ेगा क्या इंडेक्स देखने? मुझे लगा था मिल जाएगा। कितना नंबर में? प्लेस ऑफ सप्लाई 38। ये रहा। हमको तो इनका पता ही है ना, चार्ट है कहाँ पर क्या होगा। आपको भी अपने टीचर का पता ही होगा, क्योंकि आप तो एग्जाम देके आ रहे हैं। ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स टू यूआरपी, यहाँ पर क्या बोला है कि क्यूएस क्या होगा, इन चीजों का हम लोग का डिलीवरी नहीं है, ये है। तो आप बिल टू शिप टू में मत चल जाइए। बिल टू शिप टू होता है खाली रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, यूआरपी के लिए यहीं आइएगा। इफ एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट एग्जिस्ट, एड्रेस रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। इफ एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट, लोकेशन ऑफ सप्लाई। एड्रेस एग्जिस्ट करता था, वो लिखा भी था कि एड्रेस रिकॉर्डेड डिलीवरी ऑफ एड्रेस जलंधर, पंजाब। हम लोग पंजाब मार्क करेंगे। 1.5 का बी, जलंधर। 1.5 का बीच जलंधर। अब इसमें बहुत जन ने गलती क्या किया था पता है आपको, रोहतक मार दिया था। क्यों? क्योंकि सब चल गए थे यहाँ पर बिल टू फिफ्टू। बिल टू फिफ्टू होता खाली रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, जो कि बहुत जन को पता ही नहीं है। तो इसलिए आपको ऐसा गलती मत करिएगा। अब ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का, इसमें एक या दो आईसीए का फॉल्ट था। अब जो है तो है, आईवीएस में वो चैट जीपीटी से निकाल के देता है, या जो भी जीपीटी से, तो उससे ही आंसर भी निकलवाता है। तो गलती तो हो गई ऑफ कोर्स। तो
क्वेश्चन कैसा था, आसानी था लगभग। केस स्टडी 2 हम लोग कल सॉल्व करेंगे। तो अब आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ कुछ। ठीक है, मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो देख लेता हूँ। हाँ, देखिए, टिप्स एंड ट्रिक्स सुनिए। आप जाइएगा डिस्क्रिप्टिव, सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव से चुनिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं। बहुत जन बोलेंगे एमसीक्यू करना है, गलत। एमसीक्यू से मत चुनिएगा कि हमको ये क्वेश्चन करना है। एमसीक्यू आप देखे देखे थे, सारा केस स्टडी का अलग अलग था, मतलब कि कोई का यहाँ था, कोई का वहाँ था, तो आप ढूंढिएगा ये एग्जाम में बैठ के कि आपका तो आधा घंटा चल जाएगा तब ढूंढने में कि हमको कौन सा करना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए। गलत, अप्रोच गलत है। आप डिस्क्रिप्टिव में जाइए, लिखिए यहाँ पर, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि ये स्क्रीन देखिए, ये जीएसटी लिखिए इसका साइड में, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी लिखिए। और ये वाला जहां आपको मिल रहा है, जैसे कि हम लोग को यहाँ पर मिला था ना, ये वाला पेनल्टी यहाँ मिला था ना, आप ब्रैकेट करिए, बड़ा सा एकदम ब्रैकेट कर दीजिए पेन से लेके एग्जाम में, और यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर लिखिएगा 1 पॉइंट। मेरा यहाँ लिखने का जगह है क्या? वाह, हाँ है। तो बस आप यहाँ पर, कहाँ से हम लोग को मिला था, यहाँ से मिला था ना। हाँ, यहाँ से मिला था ना, तो आप ऐसे पूरा मार्क करिए, यहाँ से यहाँ एकदम बड़ा सा मार्क करिएगा। और एग्जाम में लिख दीजिए 1.1, ऐसे करके पूरा लिख दीजिए कि आपको अगला बार यहाँ पर आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत जन होता है कि लिखते नहीं है और फिर से वो पढ़ते हैं कि यहाँ पर कहीं छुपाएगा, ये कुछ छुपाएगा, टाइम वेस्ट होता है। नहीं, आप लिख दीजिए। और जो पढ़ रहे हैं अच्छा सा पढ़िए कि यहाँ से अगर कोई एमसीक्यू भी आ रहा है तो आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, वैसे कर करके, और यहाँ पर हम आपको जैसे बोले यहाँ पर लिख दीजिए GST। ठीक है, मेरा हम लैपटॉप से लिख रहे हैं इसलिए खराब लिख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दीजिए लॉ। ठीक है, और यहाँ पेज नंबर भी लिख दीजिए कि ये पेज नंबर में ये मिल रहा है, कि आपको अगला बार अगर सोचे कोई एमसीक्यू मिल गया, हो सकता है ना कि एमसीक्यू यहीं से उठा के और ऐसे और पूछ लिया, आप वापिस चाहिएगा वो पेज में, कहाँ खोजिएगा, याद नहीं रहता है। यहाँ पेज नंबर भी लिख दीजिए कि ये वाला पेज में मिल रहा है, जैसे 1.3 में मिल रहा है, या जो भी मिल रहा है, मतलब जो भी मिल रहा है वो लिख दीजिए। यहाँ तो एफ का सॉल्व करना होगा, तो हम यही आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे थे कि आप मार्क कर लीजिए और ये कर लीजिए। बहुत जन बोलते हैं ऐसे काट दीजिए, नहीं भाई, काटा वो कुटी मत करना, कहीं हमको रेफर करना पड़ा बाद में तो काटा कुटी एकदम भी बोलते मत करिएगा। ठीक है, खाली मार्क कर लीजिए। ठीक है, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ डाउट वगैरह, बस यही था। कुछ डाउट वगैरह आपको है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, या फिर हमको इंस्टाग्राम में पूछ लीजिए। कुछ फीडबैक वगैरह देना तो भी दे दीजिएगा। ठीक है, कुछ और इम्प्रूवमेंट जैसे हम कुछ कर सकते हैं वगैरह तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, और धन्यवाद। कल मिलते हैं नया केस स्टडी के साथ। गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।